तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने मैंडल के लॉज पढ़े जेनेटिक्स के अंदर कि जेनेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका था, ग्रिगोर जॉन मैंडल का। उन्होंने 3 लॉज बनाए, मैंडल के 3 लॉज थे। फिर उसमें जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके 2 एक्सेप्शंस भी थी, और वो एक्सेप्शंस क्या थी, हमने जो कल पढ़ी, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ को डोमिनेंस। ये हम सो फार अब तक पढ़ चुके हैं। मैंडल ने जो भी लॉज बनाए उनको हम आज जो है उसको हमने एक टर्म दी है, दैट इज मैंडलिज्म। मैंडल के लॉज को हम क्या बोलते हैं, मैंडल के लॉज को कहा जाता है मैंडलिज्म। तो ये जो मैंडलिज्म है इसके बहुत सारे हमें फायदे मिले, हमें जेनेटिक्स में कई ऐसी बातें पता चली जो हमें पहले कभी नहीं मालूम थी, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज भी थे, यानी कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। हर तरफ से ये मैंडलिज्म जो है हर चीज को एक्सप्लेन कर दे ऐसा नहीं था, इसमें कई लिमिटेशंस भी थी। वो लिमिटेशंस क्या थी कि मैंडल ने जो अपना तरीका बताया था जेनेटिक्स को स्टडी करने का, उसमें उसने मेन जो चीज बताई थी वो क्या थी, दैट वाज फैक्टर्स। सबसे बड़ी जो खोज मैंडल की थी दैट वाज फैक्टर्स। फैक्टर्स जो उसने कहा था कि कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं एंड दे अकर इन पेयर। ठीक है, ये चीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ऐसा मैंडल का कहना था। फैक्टर्स पेयर में होते हैं और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ये चीज अप्लाई होती है। ठीक है, लेकिन आज हमें मालूम है कि मैंडल के जो फैक्टर्स जिन्हें हम जीन्स बोलते हैं वो पेयर में ना होकर वो इससे ज्यादा भी नंबर में हो सकते हैं, यानी कि एक जीन जो है वो कई सारे एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जबकि मैंडल का क्या कहना था, फैक्टर्स यानी कि जीन्स हैं, पेयर में रहते हैं और एक ही ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जीन है या फैक्टर है, इसके एलील्स हैं और ये हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जब हमें पता चला तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स इसमें आएगा कि एक ही कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स भी कंट्रोल करते हैं और वाइस वर्सा, दोनों तरीके से बहुत सारे जीन्स एक को भी कंट्रोल कर रहे हैं और एक कैरेक्टर जो बहुत सारे जीन से भी कंट्रोल हो रहा है। तो ये चीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। मैंडल की जो डिस्कवरी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो एक लिमिट तक ही हमारे काम आई। दूसरा मैंडल ने क्या कहा था कि दूसरी बात उसने ये कही थी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, वो हमने कल ही पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में कि उसकी 2 एक्सेप्शंस ऑलरेडी हैं, हर एक पर लॉ ऑफ डोमिनेंस भी अप्लाई नहीं होता। तो मैंडल की जो खोज थी वो लिमिटेड हो गई। तीसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो मैंडल ने दिए थे वो भी सभी पर अप्लाई नहीं होते, स्पेशली किस पर अप्लाई नहीं होते, लिंक्ड जीन्स पर। क्या होते हैं लिंक्ड जीन्स? लिंक्ड जीन्स होते हैं अगर मैं अपने डीएनए को देखूं तो ह्यूमन बींग्स का डीएनए इट लुक्स लाइक दिस, इसकी कॉइलिंग होती है, 2 धागे होते हैं और आपस में इस तरह से वो उलझे हुए होते हैं। और अगर मैं इस उलझे हुए धागे को स्ट्रेट करके देखूं तो हमारा डीएनए कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये जो डीएनए है ये इसके ऊपर लगे हुए होते हैं जीन्स, और ये जीन्स इसमें कैसे लगे हैं, इन अ लीनियर फैशन। लीनियर फैशन मींस एक लंबाई में, इस तरह से लंबाई में चलते हुए जीन्स लगे हुए हैं। तो ये जो जीन एक दूसरे के जितने पास में है, जैसे ये जीन नंबर 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 1 और 2 एक दूसरे के पास में है, तो इन दोनों का चांस क्या है, इन दोनों का चांस ज्यादा है कि अगली जनरेशन में एक साथ इकट्ठे आएंगे।
तो ऐसे जीन्स जो एक दूसरे के पास पास में लगे हुए हैं और अगली जनरेशन में उनके आने का, इकट्ठे आने का चांस ज्यादा है, उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। कल के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लिंक जीन्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको एक सरफेस आइडिया दिया है कि लीनियर फैशन में लगे हुए दो इकट्ठे जीन्स जो अगली जनरेशन में एक साथ जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन्स। तो लिंक्ड जीन्स का कंसेप्ट जो है वो सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक बार खत्म कर देता है। सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता था? सेग्रीगेशन कहता है कि ये दोनों एलील्स अलग हो जाएंगे जब ये मीट बनेगा, सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि अगर दो एक साथ लगे हुए हैं, दो एक साथ हैं, तो ये सब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, जोर नहीं देगा कि आर वाला फैक्टर वाई, कैपिटल वाई के साथ ही कंबाइन करें। कैपिटल आर कैन गो विद स्मॉल वाई आल्सो। लेकिन अब लिंक जीन्स की जब बात आ रही है, मान लो आर, कैपिटल आर और स्मॉल वाई की हम बात करते हैं, लिंक जीन्स में ये रहा हमारे पास एलील कैपिटल आर और ये रहा हमारे पास स्मॉल वाई। अब अगर ये दोनों इकट्ठे लगे हैं तो अगली जनरेशन में ये दोनों इकट्ठे ही आएंगे। तो लिंक जीन्स का कंसेप्ट जो है वो मेंडल के सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी जो है वो नॉन एप्लीकेबल प्रूफ कर देता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब लिमिटेशंस थी, ये सब कमियां थी, जिसके कारण अब नए सिरे से नई खोज हुई, नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए जेनेटिक्स से रिलेटेड और नई नई बातें सामने आई। क्या बातें सामने आई? मेंडल के बाद जिन लोगों ने भी डिस्कवरीज की उनमें से मेन थे दो साइंटिस्ट, सूटॉन एंड बॉवेरी। इन द ईयर 1902 सूटॉन और बोवेरी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनकी सारी बात को एक साइंटिस्ट T.H. मॉर्गन, T.H. इज थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके इनकी सारी बातों को ओके किया, क्योंकि साइंस प्रूफ मांगती है। तो सूटॉन और बोवेरी ने एक थ्योरी दी और थॉमस हंट मॉर्गन ने उसको प्रूव करके दिखाया। इन्होंने थ्योरी जो दी थी वो क्या थी? इन्होंने थ्योरी दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है कि जो मेंडल की बात थी, मेंडल का क्या कहना था कि फैक्टर्स होते हैं, लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है? फैक्टर्स नहीं होते। हम अपनी अगली जनरेशन को जो चीज देते हैं, जो चीज ट्रांसफर करते हैं, वो चीज फैक्टर नहीं है, वो चीज क्या है? वो चीज है क्रोमोसोम्स। +1 में आपने क्रोमोसोम्स बनाए थे, पढ़े थे, लुक्स लाइक दिस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आंसर आएगा 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर हम किसको बोलते हैं? जैसे हम चप्पल लेते हैं, शूज लेते हैं, तो हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ शूज, मतलब दो एक जैसे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास भी 23 तरह के क्रोमोसोम है और एक तरह का क्रोमोसोम दो है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये मैं बना रही हूँ, इट्स क्रोमोसोम नंबर 1 और इसके बिल्कुल ही सिमिलर है क्रोमोसोम नंबर 13। फॉर एग्जांपल, ऐसा है नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर इस चीज को ले रही हूँ। तो क्रोमोसोम नंबर 1 और 13 जो है वो बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं, तो हम इसको एक पेयर मान लेते हैं। सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 4 एंड क्रोमोसोम नंबर 18 ये भी एक जैसे हैं, तो इसको हम एक पेयर मान लेते हैं। तो ऐसे 23 पेयर हमारे पास हैं, ये आज हमें मालूम है। तो सूटॉन और बोवेरी ने क्या कहा कि फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं होता है, सारा काम कौन करते हैं हेरेडिटरी का? क्रोमोसोम्स। जैसे मेंडल ने कहा था फैक्टर्स अकर इन पेयर, तो सूटॉन और बोवेरी का क्या कहना था? क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर। और इनकी इसी बात को लेकर एक नई ब्रांच बायोलॉजी की बनी, दैट इज साइटोजेनेटिक्स, सेल के जेनेटिक्स।
सेल के बारे में, क्या उनके क्रोमोसोम्स हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, उसकी सारी स्टडी होती है इन साइटोजेनेटिक्स। तो क्या कहती है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसके फीचर्स क्या हैं? ये थ्योरी कहती है नंबर 1 पे, गैमीट्स आर द ब्रिज। गैमीट्स जो है वो ब्रिज है 2 जनरेशन के बीच में, मतलब मदर फादर यानी कि पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स के बीच में जो ब्रिज है, जो उन दोनों को जोड़ता है, वो क्या है? गैमीट्स। गैमीट्स मतलब स्पर्म एंड ओवम, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। वो एक ब्रिज है जो कि 2 जनरेशन को आपस में जोड़ते हैं। 2 जनरेशन पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग जैसे क्यों होते हैं? दैट इज ड्यू टू गैमीट्स। और दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इन द हेरिडिटी। 50% स्पर्म कैरेक्टर्स देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और 50% जो है वो ओवम देता है। आधे कैरेक्टर्स हमारे मदर जैसे और आधे कैरेक्टर्स हमारे फादर की तरफ से हमें इनहेरिट होते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि हर एक सेल से बने हैं हम, तो स्पर्म और ओवम भी क्या है? दे बोथ आर सेल्स। अब ये सेल है तो सेल के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। हर एक इंडिविजुअल जिसकी भी डेवलपमेंट हो रही है, जो आगे बढ़ रहा है, कुछ भी उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका दिमाग बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? दैट इज ड्यू टू क्रोमोसोम्स। क्योंकि क्रोमोसोम्स उसके हैं, इसीलिए उसके अंदर सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। यानी कि बॉडी के हर एक प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्रोमोसोम्स। अगली बात उन्होंने क्या कही कि क्रोमोसोम्स जिस स्ट्रक्चर के हैं, बाहर से अंदर से जैसी शेप के हैं और जो फंक्शन कर रहे हैं, वही सारे काम वो फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल करते रहते हैं। हम जैसे क्रोमोसोम्स लेकर पैदा हुए, हम वैसे ही क्रोमोसोम्स लेकर मर भी जाते हैं। तो हमारे क्रोमोसोम्स जो है एज इट इज रहते हैं। दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं और जीन्स दोनों जो है पेयर में ही होते हैं। जैसे मेंडल ने फैक्टर्स कह दिया, जीन्स कह दिया, और अब सुटॉन और बवेरी ने क्या कह दिया? सुटॉन और बवेरी ने कहा कि क्रोमोसोम्स होते हैं। तो दे ऑल अकर इन पेयर, तो क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं। नेक्स्ट इस थ्योरी का क्या कहना था कि एक टाइप का जो गैमीट है, वन टाइप ऑफ गैमीट, यानी कि चाहे वो स्पर्म है चाहे वो ओवम है, कोई भी एक टाइप का गैमीट है या एक टाइप का उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, उसके अंदर 2 तरह के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा मेंडल ने कहा था कि कोई भी इंडिविजुअल अगर हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो या तो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस वार्फ है, रिसेसिव है। तो ये सब कुछ जो है चीजें ये कहाँ पर है? ये क्रोमोसोम लेवल पर है, ना कि जीन के लेवल पर। जीन एक्चुअली होते कहाँ पर है? आज के हिसाब से जो हमें समझ आता है, जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके हिसाब से, कि डीएनए जो है इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर इस थ्रेड के स्कैफोल्ड्स बन जाए, मतलब एस शेप में ये इस तरह से अपने आप को फोल्ड कर ले, तो ये क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम पर जीन्स कहाँ पर है? ये एक हिस्सा है, इतना पार्ट डीएनए का एक छोटा हिस्सा, एक छोटी कटिंग जो डीएनए की होगी उसे हम बोलते हैं सिस्ट्रोन। और इस सिस्ट्रोन के ऊपर लगे हुए होते हैं जीन्स। ठीक है, तो इस तरह से मेंडल ने जिन जीन्स के बारे में बात करा था, उसने कहा था कि ये जीन्स जो है ये हेरिडिटी कंट्रोल करते हैं। लेकिन आज हम मानते हैं कि मेन काम जो है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, ऑफ कोर्स जीन्स भी जा रहे हैं लेकिन क्रोमोसोम्स के थ्रू। तो मेन काम किसका हो गया?
क्रोमोसोम्स का हो गया। ठीक है, पेयर्ड कंडीशन में ये क्रोमोसोम्स मिलते हैं हमें, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन में ये क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड। जैसा कि हमने +1 में मियोसिस में पढ़ा था कि स्पर्म, यहाँ हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा है कि स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट या ओवम बनने के टाइम पर ये क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड, यानी कि हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके हो जाते हैं। लेकिन जब इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो अगेन जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड, डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म लेकर आता है तो 23 क्रोमोसोम्स ओवम के पास होते हैं। एक बार गैमीट बनने के टाइम पर क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, लेकिन ये आधा और आधा मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। ये सेलिएंट फीचर्स थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। फिर उसने ये कहा कि जैसे मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से हो सकते हैं, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट या रिसेसिव, ये कहा था। अब यहाँ पर फैक्टर्स की जगह होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन में कौन है, क्रोमोसोम्स। और इन्हीं क्रोमोसोम्स की जो बिहेवियर है वो ही हमारे सारे फंक्शंस को कराती है। एक से दूसरे इंसान में फर्क क्या है, इन्हीं क्रोमोसोम्स के बिहेवियर का है। क्रोमोसोम्स भी 2 तरह के हैं, एक जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और अकेले जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स। जैसे कि X एंड Y, जिसके पास 2 X एलोसोम्स हैं वो क्या हो गई, फीमेल। जिसके पास एक X और एक Y एलोसोम है वो क्या हो गया, मेल। बाकी के ये 2 क्रोमोसोम तो एलोसोम हो गए, सेक्स क्रोमोसोम। बाकी के जो 22 पेयर हैं मींस 44 क्रोमोसोम्स वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स, सोमैटिक बॉडी के। फिर उन्होंने कुछ और पैरेललिज्म भी कहा कि जैसे जीन और क्रोमोसोम्स हैं बिल्कुल दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, जीन्स हैं और क्रोमोसोम्स हैं। जो मेंडल ने जहां जहां जीन्स यूज किया आज हम वहां वहां क्रोमोसोम यूज करते हैं। कैसे, मेंडल ने कहा था जीन्स ट्रांसफर होते हैं, क्रोमोसोम्स हम आज के टाइम में कहते हैं अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम्स होमोलॉगस पेयर में होते हैं, जीन्स भी हमने पढ़ा था कि पेयर में होते हैं। डिवीजन से पहले मेंडल ने कहा था कि इनकी सेग्रीगेशन होती है, और हमें पता है डिवीजन से पहले क्रोमोसोम भी सेपरेट होते हैं और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। 2 हैप्लॉइड मिलकर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। तो इस तरह से जो मेंडल का था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब वो बन गया क्रोमोसोमल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो बन गया क्रोमोसोमल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो जो बात मेंडल ने जीन्स के नाम से, फैक्टर्स के नाम से कही थी वो आज हम किस नाम से पढ़ते हैं, हम उसे पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के नाम पर, और इसी से बनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मैंने आपको बताया प्रूफ किसने किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ करके दिखाया। प्रूफ करने के लिए उन्होंने अपना जेनेटिक जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो क्या यूज किया, उन्होंने यूज किया फ्रूट फ्लाई, या इसका जूलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सबने देखा होगा ये। अगर हम कोई ओवर राइप, जैसे बनाना है, मैंगो है, वो ज्यादा पका हो तो काला काला सा उसमें एक स्पॉट बन जाता है, ओवर राइप होता है, ज्यादा पका हुआ होता है, और उसको हम ओपन में बाहर छोड़ दें तो उसके ऊपर छोटे छोटे से मक्खियों जैसे कीड़े से छोटे छोटे से वो ऊपर उड़ने लग जाते हैं।
इवन कि अंदर फ्रूट के अंदर ही होते हैं। फ्रूट को गले में फ्रूट कैसे उठाए तो उसके ऊपर से मक्खियां से उड़ती हुई, मच्छर से उड़ते हुए दिखते हैं, दैट इज फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। टीएच मॉर्गन ने सुटॉन और बवेरी की सारी बातें कि क्रोमोसोम ही होते हैं जो अगली जनरेशन में जाते हैं, सारा काम क्रोमोसोम करते हैं, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई। इसीलिए टीएच मॉर्गन को एक नाम भी दिया गया। इन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी थी जेनेटिक्स पर और इनको नाम दिया गया फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इनके ज्यादातर काम जो थे वो सारे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने पर थे। इसके अलावा टीएच मॉर्गन ने और भी बहुत सारे काम किए, इनके जेनेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। एक तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके जो क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रूव किया, दूसरा इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, और तीसरा कारण क्या था, जैसे कि हम गूगल मैप्स यूज करते हैं। सपोज मुझे अबोहर से दिल्ली जाना है और मुझे एक पर्टिकुलर किसी जगह में जाना है दिल्ली में, तो मैं अपने गूगल मैप पे देखती हूँ कि हाँ ये पर्टिकुलर जगह मेरे घर से इतने किलोमीटर है, इस डायरेक्शन में मुझे जाना है, इस रास्ते पर जाना है, तो वो मैप मुझे बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल इसी तरह से टीएच मॉर्गन ने बनाई जीन मैप्स। जीन मैप ने हमें क्या बताया कि किस क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी पोजीशन पर कौन सा जीन लगा हुआ है। सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 30 और इसके इस पोजीशन पर यहाँ पर ये वो जीन लगा है जो एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने कोई बच्चा आता है जिसका हाथ नहीं या पैर नहीं, ठीक है, तो हमें मालूम होगा कि इस क्रोमोसोम नंबर के इस पार्ट का ये वाला जीन जो है वो कंट्रोल कर रहा था कि हमारे आर्म्स या लेग्स कैसे बननी है। अगर इस बच्चे के आर्म्स या लेग्स नहीं बने, इसका मतलब उसका वो जीन डिफेक्टिव है या वो जीन बना ही नहीं है ही नहीं है। तो कई बार कई ऐसी डिजीजेस होती है जिनका हम ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं। हो सकता है डिफेक्ट इतना बड़ा नहीं हो सकता है उसका हमारे पास कोई इलाज हो। हमें कैसे पता चलेगा? हमें तभी पता चलेगा अगर कोई चीज जिससे खराब है, मशीनरी खराब है, तो हम पहले मैकेनिक को दिखाते हैं। हम फटाफट से उसका कोई पार्ट चेंज नहीं करते, हम उसको पहले दिखाते हैं कि क्या यही पुरानी चीज ठीक हो सकती है या इसकी जगह नई लगानी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें जीन्स के बारे में भी पता चल जाता है कि क्या ये जीन पूरी तरह से डिफेक्टिव है, अब इसका कोई इलाज नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक हो सकता। जैसे हम बहुत से ऐसे स्पेशल बच्चे देखते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो, कोई मेंटली चैलेंज होता है, कोई फिजिकली चैलेंज होता है, और मोस्टली उनके पेरेंट्स को आपने ऐसी ही बातें करते सुना हुआ होगा कि हमने तो जी अमेरिका तक के डॉक्टरों को दिखा लिया और इस चीज का कोई इलाज नहीं है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से होती है? जीन्स की वजह से होती है। अगर जीन्स ही खराब है तो हम जीन्स को नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन इसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन बहुत चल रही है, डिस्कवरीज हो रही है, रिसर्च चल रही है बहुत ज्यादा कि किसी तरह से हम ऐसी बीमारियों का भी इलाज ढूंढ दें। क्यों ना हम जीन को निकालकर, पुराने खराब वाले जीन को, जैसे हम मशीन के एक पार्ट को निकाल देते हैं, तो क्यों ना हम पुराने जीन को निकालकर एक किसी हेल्दी पर्सन का एक नॉर्मल जीन उसके अंदर लगा दें और उसकी बीमारी ठीक हो जाए। ये काम रिसर्च में है, क्या पता किस हद तक सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। फिर आया कि टीएच मॉर्गन जो है उन्होंने सारी बात जो है वो मेंडल की ही चल रही है। मेंडल ने आखिर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी कि कोई चीज है जो ट्रांसफर होती है, फैक्टर्स है, फैक्टर्स क्रोमोसोम पे लगे, हमें बाद में पता चला। तो सारा जो एक्सपेरिमेंट था टीएच मॉर्गन का वो ड्रोसोफिला पर ही क्यों था? क्यों नहीं उन्होंने गार्डन पी को चूज किया? तो कुछ फायदे थे गार्डन पी और ड्रोसोफिला के बीच में, इसीलिए टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज किया। इसके पीछे पहला कारण क्या था कि ड्रोसोफिला इज इजीली अवेलेबल। कहीं भी सड़ा गला फ्रूट रख दो, ड्रोसोफिला भाग के आ जाएगी। इजीली ब्रीड भी हो जाती है ये, बहुत जल्दी कुछ हफ्तों में ही नई ड्रोसोफिला बनकर तैयार भी हो जाते हैं, एक से बहुत बन जाते हैं। रखना भी इनको बहुत आसान है। कोई भी एक शीशे की बोतल ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा फूड डाल दो। फूड आप क्या डाल सकते हो? जैसे यीस्ट डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, चीनी वाला पानी डाल दो, ये उस पर भी जी लेंगी आराम से। ठीक है, तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं है इनको रखने का, इसीलिए मॉर्गन ने इनको चूज किया।
2 हफ्ते के अंदर 2 वीक्स के अंदर नए जो है वो इनके न्यू ड्रोसोफिला जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो इतने कम टाइम में हमें रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं अगर हम इन पे जेनेटिक्स से कोई भी एक्सपेरिमेंट नया करके देखें। अच्छा, मेल और फीमेल में हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। फीमेल जो है उसका साइज ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू मेल्स। फीमेल बड़ी है और मेल्स की बॉडी छोटी दिखती है। क्रोमोसोम भी इनके पास थोड़े हैं, सिर्फ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे तो कोई दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसीलिए। और इनके अंदर एक स्पेशल तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज पॉलीटी क्रोमोसोम्स। इनके सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। नई तरह के क्रोमोसोम्स हैं जो हमें पहली बार थॉमस हंट ने ड्रोसोफिला में ही दिखाए। ह्यूमन बींग्स में ऐसे क्रोमोसोम्स नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये सब कारण थे। ब्रीडिंग जो है वो चीप है, पूरे प्रोसेस में कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से मॉर्गन ने मेंडल की तरह गार्डन पी को चूज ना कर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया अपनी experimentation के लिए। Okay, this was all about today's lecture.